Good morning, students. Today we are going to start the next chapter or unit third, gravitation. 9th क्लास के हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज. नेक्स्ट थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. दो कंप्लीट आपकी होगी. थर्ड इसमें आता है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक यही है, चैप्टर का नाम दिया हुआ है. तो ग्रेविटेशन एक आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है एक प्रकार से, जो हमेशा दो बॉडीज के अंदर एक्ट होगा. उनका कुछ भी मास यदि आपको दे रखा है, वो भी दो डिफरेंट मास की बॉडी है, उसमें हमेशा आपका ग्रेविटेशन फोर्स आपका एक्ट होता है. ठीक है. ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था न्यूटन. उन्होंने इसके बारे में बताया. उन्होंने देखा कि पेड़ से एप्पल जो है वो नीचे की तरफ आपका आ रहा है. इसका मतलब अर्थ जो है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. तो वो आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. न्यूटन ने इसके बारे में बताया. ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between gravitation is the force of attraction acting between any two bodies and two bodies in the universe. ग्रेविटेशन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमेशा दो बॉडीज के अंदर एक्ट होता है यूनिवर्स के अंदर. इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. इसके बाद डिस्कवर जो किया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. when he saw an apple falling down to a tree. उन्होंने देखा पेड़ से एक एप्पल जो है नीचे की तरफ गिरता है, तो उसकी इसमें डिस्कवरी दी थी. तो ग्रेविटेशन जो है हमेशा कोई भी दो डिफरेंट मास की बॉडी जो होती है उसमें एक्ट होता है, और कितने भी डिस्टेंस के ऊपर एक्ट हो, कितने भी डिस्टेंस से बॉडी रखी हो, वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होता है. तो ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमेशा दो डिफरेंट मास की बॉडीज में एक्ट होता है. डिस्कवर्ड जो है उसने इसको न्यूटन ने किया था. ठीक है. अब इसमें टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक इसमें यही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके नाम और भी, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये यूनिवर्सल, इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लॉ पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होता है. पूरे ब्रह्मांड जो होता है, कहीं चले जाओ, हर जगह आपका यूनिवर्स, हमारा ये ग्रेविटेशनल लॉ जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये लॉ हर जगह एक्ट होता है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ. इसके अंदर न्यूटन ने बताया, सपोज देयर आर टू बॉडीज. एक बॉडी हमने ले रखी है ए, ठीक, इसका मास m1 है, और एक बॉडी हमने ले रखी है b. ठीक है. इस बॉडी का मास जो है आपका m2 है. दोनों बॉडीज जो है
आर डिस्टेंस पे रखी हुई है, दोनों बॉडीज आर डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो इनके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इधर होगा भाई, इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसके कारण यहां भी होगा, इस बॉडी के कारण बराबर फोर्स एक्ट होता है। बात ये है, न्यूटन ने बताया कोई भी यदि दो डिफरेंट मास की बॉडी यदि है तो उनके अंदर तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका अराइज हो रहा है वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, मासेस के ऊपर और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट यही है, हम इसमें ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other body with the force which उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। मैं स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं इसकी, अकॉर्डिंग टू, इसको फिगर फर्स्ट मैं कह रहा हूं, ठीक, इसको फिगर फर्स्ट हम कह रहे हैं, according to this law every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करते एक फोर्स के साथ में, वो फोर्स जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी स्टेटमेंट सीधी सी बात है, कोई भी दो डिफरेंट मास की बॉडी है मान लो, उनके अंदर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो किसके होगा, डिस्टेंस के होगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं इसको कर रहा हूं, इसका भी चलो डायग्राम बना लेना, तो इसी डायग्राम में आप कर सकते हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं सपोज टू बॉडीज ऑफ masses
m1 m2 having r distance apart, having r distance apart as shown figure, as shown in figure first. तो इस फिगर में हम ये कह रहे हैं, हमने दो बॉडी मान रखी है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर रखी हुई है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या होगा, हमने ये बताया था, जो फोर्स जो इनके बीच अराइज हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, मासेस के ऊपर। मासेस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आर स्क्वायर के हो गया। यहां से डायरेक्टली का मतलब होता है जितना बॉडीज का मास होगा ज्यादा होगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब होता है उल्टा, जैसे ये इसको वैल्यू इसके अपॉन में लिख रखी है ना, इसको आप रीड करोगे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस केस में इसके बराबर वैल्यू लिख रखी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इस केस में जितना मास बढ़ेगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, इस केस में उल्टा होगा, आर ज्यादा होगा, फॉर डिस्टेंस बॉडीज का ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ठीक है। इनको कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, फोर्स को फोर्स से कंपेयर करो, फोर्स से आएगा, और न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को जब भी हम हटाते हैं एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म जो है न्यूटन्स लॉ की यही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म यही होती है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हियर G जो है ना इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऊपर लिख दिया था m1 m2 मासेस, आर डिस्टेंस, F ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है आपका है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। ठीक, अब यदि इसकी यूनिट निकालते हो आप, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम दिस से लिखते हैं, F इज इक्वल टू आप जानते हो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और हमें करना क्या है, हमें इस G की यूनिट निकालनी है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले G निकाल रहे यहाँ से, तो ये आएगा G m1 m2 बराबर है F आर स्क्वायर। तो यहाँ से G की वैल्यू जो आएगी ना वो आपकी आएगी F आर स्क्वायर बाई m1 m2। G m1 m2 इक्वल टू F आर स्क्वायर। अब देखो यूनिट निकालनी है, तो G क्या है, G इज इक्वल टू F फोर्स है, फोर्स की यूनिट ऐसे बताई थी पिछले यूनिट में, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन को n से लिखते हैं हम। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, मीटर मीटर को m से लिखोगे, m स्मॉल m, स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा। m1 m2 क्या है, मास,
मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये इसकी किलोग्राम, इसकी किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगी। तो यूनिट इसकी तो होगी, या कह सकते एसआई यूनिट ऑफ जी, वो क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ये आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। और कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ना ये, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और पूरे यूनिवर्स में वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम होती है वैल्यू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर होता है। एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके अंदर। अब यदि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हो, डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे? वी नो न्यूटन्स लॉ का हम यूज करेंगे इसके अंदर। न्यूटन्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है नहीं। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधा कर दो, हमें इसको डिफाइन करना है जी को। तो हम कह रहे हैं यदि इफ m1 m2 बराबर हो और वो यूनिटी हो, 1 के बराबर है, r 1 के बराबर हो, तो फोर्स किसके बराबर आएगा? F बराबर जी, ये भी 1 हो गया और नीचे भी 1, और वी कैन से दैट g इक्वल टू क्या होगा आपका? F के बराबर आ गया। डेफिनेशन इसकी यही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है फोर्स के बराबर ही आया आपका। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका एक फोर्स के इक्वल ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होगा। कब होगा? यदि दोनों बॉडीज का मास और डिस्टेंस यूनिटी हो, स्मॉल हो, न के बराबर हो। डेफिनेशन ये कह सकते हो, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is defined as the force of attraction when both bodies have unit mass and unit distance apart। ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका फोर्स की इक्वल ही होता है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन बोथ द बॉडीज है यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। फिर कॉपी में नोट्स होने चाहिए हर यूनिट की, बता रहा हूँ मैं साफ तुम्हारे को, बार बार कह रहा हूँ। और व्यूज आपके बहुत कम आ रहे हैं, तो डेली मैं कह रहा हूँ आपको, डेली यही कह रहा हूँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है डेली इसके नोट्स बनाओ और उसकी तैयारी करो आप। ठीक है, थैंक्स।